सो हम कंटिन्यू करते हैं फिर। माइग्रेशन वाला हमने देखा था लास्ट कि जो माइग्रेशंस है वो भी कहीं ना कहीं स्टेट के रीजनलिज्म की कंसेप्ट के पीछे काफी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीपल जो रहते हैं अलग अलग स्टेट के वो माइग्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाकी जो स्टेट वाले हैं वो क्या करते हैं फिर आवाज उठाते हैं कि भैया हम लोगों का गंदा पानी ये लोग बाहर के लोग आके खा रहे हैं। वो भी रीजनलिज्म का एक कंसेप्ट है, वो भी रीजनलिज्म उठाता है। रोल ऑफ रीजनल पार्टी सबसे ज्यादा मेन, कि हाँ अब पॉलिटिकल पार्टी का रोल है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो वो रीजनलिज्म कहीं ना कहीं अवेक करेगा ही करेगा। ऑल्दो द रीजनल पार्टी आर द प्रोडक्ट ऑफ रीजनलिज्म, यहाँ पे इस चीज को, इस लाइन को अच्छे से समझना कि रीजनल पार्टी जो होती है ना वो हमेशा ही रीजनलिज्म का ही प्रोडक्ट होती है। जैसे कि हम डीएमके का एग्जांपल देखेंगे आगे। आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस they preach and spread regionalism and instigate the regional feeling to in order to strengthen their base and realize their ambition to capturing the power कैप्चर करने के लिए क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म की जो फीलिंग है उसको एक तरीके से आगे उठाएंगे, उसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे। जैसे डीएमके है, तेलुगु दसम पार्टी है, असम गण परिषद है, शिरोमणि अकाली दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सभी के सभी रीजनल पार्टीज है और रीजनलिज्म के कंसेप्ट से निकली है। शिवसेना को भी मैं एक बार के लिए रीजनलिज्म की पार्टी से यहाँ पे बोलूंगा कि शिवसेना है वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है, रीजनलिज्म से ही कंसेप्ट से निकल के यहाँ पे बनी है। तो यही चीज है कि वो बाद में क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं और रीजनलिज्म को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करते हैं। इसके बाद में कुछ और फैक्टर्स है, बस ये तीन और फैक्टर रहे हैं जिसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है इसके। तो द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनलिज्म कैन नॉट बी इग्नोर्ड बिकॉज मेनी टाइम पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, रीजनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाते हैं पावर गेन करने के लिए और अजिटेशंस वगैरह लॉन्च करेंगे रीजनल इंटरेस्ट के लिए। मोर ओवर द रीजनल पॉलिटिशियंस थिंक दैट कि कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट स्टेट द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एक्वायरिंग पावर विल इंक्रीज कंसिडरेबली। समझ में आई बात कि बहुत बार रीजनल पार्टी बनाएंगे और रीजनल डिमांड उठाएंगे, लेकिन बहुत बार क्या होती है जब अपनी एम्बिशंस बढ़ जाती है कि हाँ मेरे को ज्यादा पावर चाहिए, तो बाद में मैं मेरे ही लोगों को भड़काऊंगा। मैं लोगों को भड़काऊंगा कि भैया आप अलग स्टेट की डिमांड करो ताकि मेरी पावर भी इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है, एक कंट्री का लीडर होना अलग बात है और एक स्टेट का लीडर होना अलग बात है। तो वही चीज है कि मैं लोगों का माइंडसेट या कहूंगा कि ब्रेन वॉश जो है वो उस तरीके से करूंगा कि रीजनलिज्म जो है वो उनके माइंड में घर कर जाएगा। ठीक है। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी भी अच्छी समझो या फिर जो दूसरी पार्टी थी महबूबा मुफ्ती की, वो आप कितनी भी अच्छी समझो, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो रीजनलिज्म के कंसेप्ट को आगे पुट करती है। आगे वो कहीं ना कहीं क्या करती है, उस चीज को आगे इनिशिएट करेगी ही करेगी। तो वही चीज है यहाँ पे। ओके, मैसेज किसका आया? पीडीपी, यस पीडीपी जो है जो एक तरीके से पॉपुलर डेमोक्रेटिक पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो वो पीडीपी जो है वो भी यहाँ पे अपना एक मेन रोल प्ले करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने की बात यही है कि रीजनलिज्म जो है वो रीजनलिज्म के अंदर ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा उठते हैं कि भैया क्या चीजें हैं, क्या पॉलिटिशियंस को करना है। पॉलिटिशियंस की खुद की कुछ पर्सनल एम्बिशंस रहते हैं, कुछ पर्सनल इंटेंशन रहते हैं जो लोगों को भड़काते हैं और इंस्टिगेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस पे। रीजनल फीलिंग है वो बाद में चाहे कास्टिज्म के बेसिस पे भड़काए, रिलीजन के बेसिस पे भड़काए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे भड़काए या लैंग्वेज के बेसिस पे भड़काए। बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर में पॉलिटिशियन अपने ही सब्जेक्ट को क्या करता है, भड़काता हुआ दिखता है। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ नेशनल सेंटीमेंट, जब भी आप एक रीजन के बारे में सोचना शुरू करते हो, जब भी आपके लिए एक रीजन जब बड़ा हो जाता है तो ये सीधी सी बात है कि आपका नेशन छोटा हो जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन अ डिक्लाइन ऑफ अ नेशनलिस्ट फीलिंग, एट द सेम टाइम रीजनल फीलिंग आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर अमंग द पीपल। कंट्री के अंदर लैक ऑफ द लीडर है, जो कि जो स्टैचू है महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और द लीडर ऑफ द स्टेचर ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, द प्रेजेंट लीडर इन इनसाइड द रीजनल फीलिंग एंड ट्राई टू प्रमोट दिस सेल्फिश इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे जो नेशनल लीडर्स है उन लोगों को ज्यादा वरीयता ना देते हुए ये लोग क्या करते हैं, अब रीजनल लीडर्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं ताकि क्या किया जा सके, या फिर जो नेशनल लीडर है
उनको अपने रीजन से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हुए दिखाते हैं कि भैया जैसे सरदार पटेल है, सरदार पटेल हमारी गुजरात से थे, हमारे गुजरात के लोगों ने उनको क्या किया, एक तरीके से रोल प्ले किया। उनको ज्यादा नेशनली हाईलाइट करने की बजाय उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक रीजन तक सीमित कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये दिखाई देता है कि नेशनल सेंटिमेंट से वो क्या हो जाते हैं बाद में, कम हो जाते हैं। अगला अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं तो दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, एक लास्ट है। ये सब इंटरकनेक्ट ही है, जैसे कि सम टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर गिव बर्थ नैरो रीजनलिज्म ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ, हम देख सकते हैं वो पॉइजन कर देता है पूरी तरीके से। जैसे महाराष्ट्र के चीफ रहे हुए एक नवनी रमन सेना, जो कि मिस्टर राज ठाकरे अगेंस्ट द नॉन महाराष्ट्रियंस वाज रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे राज ठाकरे को आप अच्छे से जानते होंगे, शिवसेना की ही जो स्प्लिट की हुई पार्टी है, उस पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एक कोटेशन किया था कि महाराष्ट्र है वो मराठियों के लिए ही होना चाहिए। इनफैक्ट ही हैड टू फेस द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इन द इलेक्शन ऑफ मुंबई कॉर्पोरेशन एंड ही हैड टू डन all this to win the and lost the prestige also and support the Maharashtrians because राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं वायलेंटली इन चीजों को एक्टिवेट किया, वायलेंटली इन चीजों को फैलाया। और आज भी राज ठाकरे की पार्टी ज्यादा रीजनली लिमिटेड है। शिवसेना को तो नेशनल टैग भी मिला हुआ है, बहुत नेशनल गवर्नमेंट में अपना रोल भी प्ले किया है, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी जो है वो इतना ज्यादा आगे नहीं उठ पाती है। तो यही चीज है कि यहाँ पे बहुत बार पॉलिटिशियंस का फ्रस्ट्रेशन होता है, वो भी एक फैक्टर बनती है। तो इतने सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं रीजनलिज्म के आज। ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर है, लिंग्विस्टिक फैक्टर है, इन्फ्लुएंस दिखाई देता है कास्ट का जो रीजनलिज्म को आगे बढ़ाता है, इंडिया में रीजनलिज्म को फैलाता है, लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ बैलेंस प्रोग्रेस है, माइग्रेशन दिखाई देता है अदर स्टेट से, ये भी एक रीजन बनता है, रोल ऑफ रीजनल पार्टी ये भी एक रीजन बनता है, पॉलिटिकल फैक्टर है। और इसके अलावा जब ये फैक्टर्स बढ़ के रीजनलिज्म की जब फीलिंग बढ़ जाती है तो नेशनल सेंटीमेंट डिक्लाइन हो जाता है और फ्रस्ट्रेशंस तो दिखाई देता ही है पॉलिटिकल लीडर्स का। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी फैक्टर वेरी वेल। क्या सभी को समझ में आ गया है फैक्टर्स? यस सर। ओके। देखिए फैक्टर्स के रिगार्डिंग में ना एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाल के रखा था। जब मैं एक बार ओसवाल को पढ़ रहा था तो उस ओसवाल में ही एक फैक्टर्स का मेरे को क्वेश्चन दिखा था, पुरानी एक बुक है उसके अंदर। ये वाला कि रीजनल डिमांड्स जो है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया exemplify the principle of unity and diversity. So what were the factor behind the regionalism in India? तो इसमें सबसे पहले तो एक कोटेशन दिया इन लोगों ने कि रीजनल डिमांड इंडिया के अंदर क्या है, यूनिटी और डाइवर्सिटीज है उसको इफेक्ट करती है, उसको कहीं ना कहीं इनिशिएट करती है। तो व्हाट वर द फैक्टर बिहाइंड द रीजनलिज्म इन इंडिया? तो 6 मार्क में आ जाए। तो इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं कि आप सर, सागर सर ने इतने सारे फैक्टर बता दिए सारे टिक देता हूं, तो इतना जरूरी नहीं है, आपका टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। इसमें से आप कोई भी छह फैक्टर अगर लिख के आ रहे हो और इतने पॉइंट में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, इट इज इनफ। क्लियर? लेकिन फैक्टर समझाने से पहले मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म जरूर लिख देना, ब्रीफली मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म जरूर एक तरीके से उन्हें एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद में आप फैक्टर्स को अच्छे से अटेंड कर सकते हो। नाउ फैक्टर्स पढ़ लिए। व्हाट इज इंडियाज अप्रोच टुवर्ड डाइवर्सिटीज? इंडिया की अप्रोच क्या है डाइवर्सिटीज को लेके? इंडिया ने इस चीज को कैसे हैंडल आउट किया? रीजंस तो हमने देख लिए, बट वी नो इट क्वाइट वेल दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज एंड हैविंग अ वाइड कल्चरल डाइवर्सिटीज लिव इन इट। So beside this, there are also many geographical diversities also. And along with the fertile land, there are desert, mountain, and plateaus. On certain areas, nature is very kind, whereas some areas lack of natural resources like us. And in some part of the country, it rain quite heavily, whereas in some areas remain almost dry, etc., etc. So it's a completely diversified geographical area in India. As a result of this, there are economic diversities also in India, and two, these diversities have given a birth of a various problem as well. The Constitution of India has made a provision
to maintain unity out of diversity and maintain balance between the unity and diversity, such as, and which type of the provision done by the Constitution of India, so that we can maintain the diversity of India, and we can approach the diversity in very well manner. So first of all, that is the respect of a different religions. Okay, Article 25 to 28, the Constitution provides the rights to religious freedom to citizen, and under the Article 25, जो subjects है, that means in public order, morality, health, all the persons are equally entitled to freedom of a conscience, and जो right है फ्री प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का एंड प्रोपोगेट करने का रिलीजन को, वो भी हमें मिला हुआ है। 26 में हमें रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का राइट है, जबकि 27 में फ्रीडम के साथ में आप क्या कर सकते हो, फ्रीडम जो एक तरीके से फ्रीडम है, डू नॉट पे एनी टैक्सेस टू रिलीजियस पर्पजेज, एंड 28 के अंदर हम कहीं ना कहीं नॉट टू प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे हमने एक प्रोविजन कर रखा है। दैट मीन्स हमने कंप्लीटली सेक्युलरिज्म की नोशन को यहाँ पे अडॉप्ट कर रखा है, ताकि हम जो अप्रोच है हमारी रीजनलिज्म को डील करने की, तो वो अप्रोच कहीं ना कहीं क्या रहे, यूनिटी वाली रहे। अगला है, इंडिया इज डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट इन अ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये डिक्लेयर किया गया है सेक्युलर जस्ट बिकॉज ऑफ कि नो स्टेट रिलीजन इंडिया फॉलोइंग, एंड न्यूट्रल रहे कहीं ना कहीं रिलीजियस अफेयर में, एंड रिलीजन is an individual matter of an individual, and to obey or not obey of any religion is an individual will of a person। तो यहाँ पे भविष्य आपको मैंने आप सभी को, मतलब भविष्य एंड भक्ति दोनों के लिए क्वेश्चन है, और अगर एक और कोई स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी। आप लोगों को ना मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था सेकुलरिज्म वाला, याद है आप सभी को? यस सर। सेकुलरिज्म के अंदर हमने एक चीज देखा था कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो इंडिविजुअल है या कैसा है, मतलब इंडिविजुअल है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कनाडा एंड फ्रांस का, उनके जैसा, या फिर इंडिया का सेकुलरिज्म क्वाइट डिफरेंट है थोड़ा? डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। इन केस इंडिया के सेकुलरिज्म में हम क्या देखते हैं, इंडिया के सेकुलरिज्म में क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन दिखाई देता है रिलीजन मैटर में? Yes, sir. इन यस सम सर, केसेस सर। in some cases, so we can say that डिस्टेंस, प्रिंसिपल डिस्टेंस, ओके, कि प्रिंसिपल डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो वो प्रिंसिपल डिस्टेंस की थ्योरी हमने क्या की, कहीं ना कहीं इसके अंदर अप्लाई की। बहुत सारे सरकमटेंसेज में स्टेट इंटरफेयर करता है रिलीजियस मैटर में, लेकिन कुछ स्पेशल सरकमटेंसेज में, जिसे हम प्रिंसिपल डिस्टेंस के बेसिस पे हम जानते हैं। तो अगला इंडिया का अप्रोच जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम प्रोविजन करते हैं, प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का बहुत ध्यान रखा है हमने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज रिलीजियस एंड लिंगुअल माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हमने माइनॉरिटीज का ध्यान रखा है। आर्टिकल 29 एंड 30 में स्पेशल प्रोविजन कर रखे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए माइनॉरिटीज के, एनी इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया have a right to maintain their language, script and culture। और थर्ड ऑलमोस्ट आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज आर गिवन टू राइट टू एस्टैब्लिश टू मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसी आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड वगैरह जो बनाए हुए हैं, वो यहीं पे यहाँ पे माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। अब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या रहा टुवर्ड्स डाइवर्सिटीज, क्या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड बन के निकल के सामने आता है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड पीपल फ्रीडम, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स टू द पीपल फ्रीडम टू टेक पार्ट इन ए पॉलिटिकल एक्टिविटी। और यही चीज है कि दे आर अलाउड टू क्रिटिसाइज और अपोज द गवर्नमेंट, एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड एंटी नेशनल। यही चीज है कि आप मोदी जी को गाली भी दे दोगे तो भी आप एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं माने जाओगे, ठीक है? तो यही चीज है कि वो पहले माना जाता था, अभी तो खैर आप नहीं बोल सकते कुछ भी इतना, मोदी जी के तो क्या किसी के भी अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें थोड़ी शालीनता भी क्या करनी पड़ती है, बरतनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ है वो गुजार सकते हो, बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, आप एंटी नेशनल कंसिडर नहीं किए जाओगे। अंडर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल आर गिवन अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिसाइड दिस द पीपल आर गिवन द फ्रीडम to form union and association, as a result of which the people have formed various association and union to protection of their interest। और हम देखते हैं कि वो बाद में उन यूनियंस के थ्रू स्ट्रगल भी लॉन्च करते हैं, उन यूनियंस के थ्रू अपनी डिमांड भी वहां पे रखते हैं। तो ये चीज इंडिया की अप्रोच है
इंडिया ने रिलीजन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है या रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको हमने किस तरीके से टैकल किया हुआ है, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी इन सभी चीजों को मेंशन कर रखा है कि लोग अपनी डिमांड को उठाए। लोगों को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कहीं भी तरीके से उनको सप्रेस करके रखा हुआ है। दिस इज द अप्रोच ऑफ इंडिया टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल and they unite the people on the basis of particular program, spread the political consciousness among them, represent people interest, contest election after winning election, and they form a government, and in they can involve in the administration of the state also. The opposition parties make the government responsible, and in India there are regional as well as national party political parties. Opposition parties भी अपना मेन रोल प्ले करती है। रीजनल पार्टी भी नेशनल पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है, बिकॉज इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल प्रेशर। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है हैव अ ब्रॉडर व्यू, वेयर एज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैव अ नैरो आउटलुक। यही चीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही ब्रॉडर व्यू होगा, क्योंकि उनको पूरे देश का सोचना है, उनके इंस्टीट्यूशन पूरे कंट्री में है। जबकि जो रीजनल पार्टी है उनका बहुत ही नैरो आउटलुक होगा। बट टुडे ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर एज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी which keep on struggling for the fulfillment of a regional aspirations। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो रीजनल एस्पिरेशंस है वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, कि इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटीज है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो रीजन है इट क्वाइट डेवलप एंड वेयर एज अदर्स आर क्वाइट बैकवर्ड। तो इसीलिए यहाँ पे रीजनल जो बैकवर्डनेस है which gives birth to the regional dissatisfaction and of the people, and living in these areas they can launch a movement। तो वही चीज है कि जहां पे डेवलपमेंट कम हुआ है वो लोग क्या करेंगे बाद में, वो लोग बाद में कहीं ना कहीं मूवमेंट लॉन्च करेंगे। वाइल मेकिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट का ये बहुत ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि कौन से एरियाज लेस डेवलप्ड है, कौन से एरियाज कहीं ना कहीं फॉरवर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाए। तो ये गवर्नमेंट करती भी है, लेकिन बहुत सारे केसेस में वो चूक जाती है। इसकी वजह से हम वो देखते हैं कि लेस डेवलप्ड वाले क्या कर देते हैं, फिर अजिटेशन है वो फाइल कर देते हैं। सो दैट while मेकिंग पॉलिसीज द गवर्नमेंट गिव स्पेशल अटेंशन टू द डिमांड्स ऑफ these बैकवर्ड एरियाज। द प्लानिंग कमीशन मेक अ प्लान कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ अ डिफरेंट रीजन। तो वही चीज है कि जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करता है, फिर प्लान क्रिएट करता है। अपने प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा ही था, वो क्या करता है, वो सभी एरियाज को डिनोट करेगा, सभी एरियाज को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से एरिया में लेस रिप्रेजेंटेड एरियाज है, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इन अ ब्रीफ अगर मैं बात करूं कि इंडिया की अप्रोच कैसी है, तो वी कैन से दैट मेनी प्रोविजन हैव बीन मेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मेंटेन यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी। Every provision has made to maintain separate identity of the people belonging to different caste, religion, कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड कल्चरल डाइवर्सिटी इज डिफरेंट देन द यूरोपियन व्यू पॉइंट, बिकॉज यूरोपियन व्यू पॉइंट या यूरोपियन कंट्रीज में क्या दिखाई देता है, many European countries believe the cultural diversity are threat to national unity, whereas this is not in the case of India, because India में हम क्या करते हैं, the resolution has been made to maintain the unity and integrity of the nation while respecting various diversities which is resolved to maintain unity out of diversity। इंडिया में हमने यूरोपियन कंट्री के लिए सेपरेट नहीं कर रखा, हमारे लिए तो एक मौका है ये एक यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव नोट पे लेती है, जैसे कि हमने सेक्युलरिज्म को लिया था। तो यही चीज है कि यूरोपियन कंट्री जैसे उसे क्या कर देती है कि उसे एक थ्रेट मानती है, जबकि हम उसी कल्चरल डाइवर्सिटी के बेसिस पे कंट्री में क्या करते हैं, यूनिटी स्टैब्लिश करते हैं। दैट इज द इंडिया अप्रोच टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी, कि हमने उसको बहुत पॉजिटिव नोट पे लिया था। अब मेन आ जाता है एरियाज ऑफ टेंशन इन इंडिया, कि यहाँ पे हम रिलीजियस सॉरी रीजन वाइज बहुत सारे अलग अलग एरियाज ऑफ टेंशन देख सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है वो क्रिएट हो रखी है। तो इंडिया के अंदर आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, इंडिया के अंदर आखिर कौन कौन से इश्यूज है जो कि रीजनल एस्पिरेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो आज की जो क्लास मैंने जो ली है वो जस्ट आपको एक रीजनलिज्म का मीनिंग समझाने के लिए ली थी, कि रीजनलिज्म बेसिकली है क्या, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से रीजनलिज्म इवॉल्व होता है, और इंडिया की अप्रोच उस रीजनलिज्म को काउंटर करने के लिए, या फिर हमारे यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या अप्रोच है वो अडॉप्ट कर रखी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है रीजनल एस्पिरेशंस में। और कल हम स्टार्ट करेंगे एरियाज से, और कल की क्लास आपकी वही 5:30 पे वहां पे लगेगी। आज थोड़ा सा स्कूल से मैं लेट आ गया था, इस वजह से
क्लास है वो थोड़ा डिले हो गया, बट टुमारो शार्प 5:30 पे आपका क्लास स्टार्ट होगा। एंड 6 o'clock, सॉरी 7 o'clock तक आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यूअसली हम लेंगे, 1.5 घंटे की। और ट्राई करेंगे इसी प्रकार से आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। आई होप यू लाइक इट। एंड एरियाज ऑफ टेंशन है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, और कश्मीर का जो इशू है वो हम पहले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर को अच्छे से समझेंगे डिटेल्ड वाइज, क्योंकि बहुत सारी बातें जो बुक में नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे पास में जो बुक्स पढ़ी है उनमें से मैं इसे इंक्लूड करूँ, और मेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं पीपीटीज आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोग वापस से पढ़ो तो बहुत ही अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। यहाँ से मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने आंसर लिखो, लेकिन यहाँ से आप अपने कम से कम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और अपने आंसर खुद फ्रेम करो जितना हो सके। और यहाँ पे इनको आप रेफरेंस के बेसिस पे लिया करिए। तो ये दो क्वेश्चंस आज जरा देख लीजिएगा। इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, हाउ इंडिया रिएक्टेड टुवर्ड्स द डाइवर्सिटी, एंड हाउ इंडिया रिएक्टेड टुवर्ड द रीजनल डिमांड्स। तो इंडिया की अप्रोच कैसी है? इंडिया की अप्रोच काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनली हमने क्या कर रखा है, डेमोक्रेटिक अप्रोच को अडॉप्ट कर रखा है। और ये सारे पॉइंट्स आप इंडिया के अप्रोच में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो समझ में आया है क्या सभी को? Yes, sir. yes, sir. ओके। तो आज की क्लास में आज इतना ही। आई होप यू लाइक इट। एंड आज अभी आप अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. ओके बेटा।